वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिसेप्टर, इसका क्लासिफिकेशन और इसकी कुछ थेरीज हैं जो कि फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिसेप्टर के बारे में। ओके, सो फार्माकोलॉजी के अंदर रिसेप्टर इट इज इनिशिएटिंग पॉइंट वेयर वी फाइंड द एक्शन ऑफ द ड्रग। ओके, बिकॉज रिसेप्टर के बिना किसी भी ड्रग का एक्शन जो है वो मुश्किल है। एंड यू नो दैट कि यहाँ पर जितनी भी ड्रग्स होती हैं सभी के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिसेप्टर क्या होता है। पहले भी आपने जो है स्टडी किया होगा इन द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम फिर से यहाँ पे देखते हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं इसको डिफाइन किया जाए तो ये एक तरह की मैक्रोमोलिक्यूल है। राइट, इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल जो कि एक बाइंडिंग साइट का काम करते हैं। ठीक है, बाहर से कोई भी ड्रग या कोई भी लिगेंड जो आता है वो इसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है, इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल या बाइंडिंग साइट। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल। ठीक है, या तो ये सेल सरफेस के ऊपर होगा या फिर सेल सरफेस के अंदर साइड में ये प्रेजेंट होता है, इफेक्टर के पास होगा। ठीक है, so the receptor is a macromolecule which is act as a binding site on the surface or inside the effector cell. Okay. Second point, it serves to recognize the signal molecule or the drug and initiate the response to it, but itself has no other function. ये खुद भी जो है वो सिग्नल को या मॉलिक्यूल को या फिर किसी भी ड्रग को रिकग्नाइज करता है और रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। राइट, बट इसका खुद का कोई फंक्शन नहीं है, ये इनर्ट होता है। राइट, तो रिसेप्टर एक तरह से क्या हो गया? रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं या अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकंड थिंग कि जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी शो करते हैं, बट इनका खुद का कोई एक्शन नहीं होता। ओके, आगे चलते हैं। तो रिसेप्टर के लिए यहाँ पर कई सारे जो टर्म्स हैं वो गिवन है, बिकॉज जो भी ड्रग्स आके ऐड होगी वो रिसेप्टर पे होगी। अब रिसेप्टर पे ऐड होने के बाद या बाइंड होने के बाद या तो एक्शन देगी या फिर नहीं देगी। ओके, सो देयर आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर डिफाइनिंग द एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट। ओके, वन बाय हम यहाँ पे हम देख लेते हैं, बिकॉज फार्माकोलॉजी के अंदर एगोनिस्ट है या इनवर्स एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, ये काफ़ी बार यूज होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो पहले हम बात करते हैं एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट क्या है? ये एक तरह का एजेंट है ना। एगोनिस्ट इज अ एजेंट, या कोई केमिकल हो सकता है या फिर ये कोई ड्रग हो सकती है जो कि क्या करती है? इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। राइट, किसके समान इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल के जैसे। जिस तरह का मॉलिक्यूल का नेचर होगा, मान लीजिए कि एक्साइटेटरी है तो एक्साइटेशन वाले एंजाइम को ये सीक्रेट करेगी या बनाएगी, या फिर दूसरा है कि ये इनहिबिटरी एक्शन वाली यदि ड्रग हमारी हुई तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा। तो जैसा सिग्नल मॉलिक्यूल होता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इफेक्ट आता है। ओके, उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। या दूसरी लैंग्वेज में यदि हम बात करें कि बोथ हैव द अफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब ये क्या चीज़ है? अफिनिटी का मतलब होता है रिसेप्टर से बाइंड होने का पावर। ओके, कि कोई भी ड्रग या कोई भी मॉलिक्यूल या लिगेंड जो कि रिसेप्टर से बाइंड होता है वो उसकी अफिनिटी है और अफिनिटी की वजह से ही बाइंड हो रहा है। राइट, सेकेंड थिंग, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे ही कोई ड्रग रिसेप्टर पर आके बाइंड हुई और बाइंड होने के बाद उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस हुआ, चेंजेस होने के बाद आगे फर्दर वो किसी भी प्रोसेस को फॉलो करती है, आगे किसी भी एंजाइम या प्रोटीन को बना रही होती है, मतलब किसी न किसी तरह से इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो हो रहा होता है। इसलिए एगोनिस्ट को यदि हम डिफाइन करें तो ऐसा एजेंट जिसमें कि अफिनिटी भी हो, जो आके ऐड भी हो, बाइंड भी हो, और जिसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हो, मतलब उसको आगे प्रोसीड करने की क्षमता भी हो, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो ये डिफाइन हो गया हमारा एगोनिस्ट। एग्जांपल के लिए लाइक एड्रेनालिन है, हिस्टामिन है, मॉर्फिन है, और भी ऐसी कई सारी ड्रग है जो कि इफेक्ट शो करती है और रिसेप्टर पे बाइंड होती है। राइट, तो दोनों ही डेफिनेशन हो सकती है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है कि एगोनिस्ट जो होता है इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, क्या चीज नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें दोनों ही प्रेजेंट होती है, अफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों। यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 1 है। ठीक है, बात करेंगे इनवर्स एगोनिस्ट की। अब नाम से क्लियर है, एगोनिस्ट है, बट कैसा है? ये इनवर्स है, मतलब एगोनिस्ट के अगेंस्ट में या माइनस साइन के साथ ही काम करेगा। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एन एजेंट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, ओके, क्योंकि एगोनिस्ट है, एंड प्रोड्यूस एन इफेक्ट, इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, बट अपोजिट
डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट, एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना एक्शन शो करेगा। इसलिए कहा गया कि इसमें अफिनिटी भी होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, पर विथ द माइनस साइन। इसलिए इसका जो वैल्यू होता है 0 से -1 के बीच होता है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरफेनेरामीन जो कि H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एंटागोनिस्ट की। तो एंटागोनिस्ट तो बहुत इजी टर्म है। ओके, एंटागोनिस्ट मीन्स होता है एंटी एगोनिस्ट, राइट। एंटी एगोनिस्ट का मीनिंग क्या हुआ? एगोनिस्ट मतलब जो कि इफेक्ट दे रहा था, एंटी एगोनिस्ट मतलब जो कि एगोनिस्ट को वहां से हटा दे, उसको काम न करने दे, उसके एक्शन को ब्लॉक कर दे किसी भी तरह से, उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट, राइट। डेफिनेशन देख लेते हैं। An agent which prevent the action of an agonist on the receptor or subsequent response, या तो रिसेप्टर पे उसको हटा दे या फिर उसके जो रिस्पॉन्सेज है उसको जो है वहां से बंद कर दें या ब्लॉक कर दें। ठीक है, बट ये जो एंटागोनिस्ट होते हैं यदि ये सोलली काम करे, अकेले काम करे, तो इनका कोई भी एक्शन नहीं होता, खुद का कोई एक्शन नहीं। ये क्या करेंगे? एक्शन को ब्लॉक करेंगे किसी दूसरे की, जिसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें अफिनिटी तो है पर इसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, आके बाइंड तो होता है बट इसका खुद का इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल में बीटा ब्लॉकर की यदि हम बात करें तो प्रोपेनलॉल, एट्रोपिन, क्लोरफेनेरामीन, नैलोक्सोन, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे ड्रग प्रेजेंट है। फिर हम बात करेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल का मीनिंग क्या होता है? जो कि सब मैक्सिमल इफेक्ट शो करता हो। ओके, इसलिए इट इज एन एजेंट विच एक्टिवेट ए रिसेप्टर, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा बट जो इफेक्ट आएगा वो सब मैक्सिमल आएगा। ओके, मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसमें अफिनिटी जरूर है बट इसका जो एक्टिविटी है वो सब मैक्सिमल होगा, इसलिए सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल है ना, ये बीटा एडेनिक रिसेप्टर पे वर्क करता है। पेंटाजोसिन जो होता है ये म्यू उपॉइड रिसेप्टर पे काम करता है, राइट। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट के एग्जांपल्स हैं। और लास्ट में हम देखेंगे लिगेंड्स। तो लिगेंड का मतलब होता है, इसका लैटिन वर्ड है लाइगेर, लाइगेर मतलब होता है बाइंड होना। तो ऐसा कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ड्रग जो कि किसी रिसेप्टर जाके बाइंड होता है या साइट पे जाके बाइंड होता है, उसको हम सिंपली कहते हैं लिगेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी। ओके, आरजीपीवी की जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं इसमें 4th सेमेस्टर में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी के ऊपर। मे भी शायद अदर यूनिवर्सिटीज में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको। रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करने वाली थ्योरी, है ना। तो रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कौन करेगा? ड्रग करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ ड्रग और रिसेप्टर के बारे में बात की जा रही है ना। तो सबसे पहले इसको दिया था क्लार्क ने 1937 में। इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि जो ड्रग होती है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, रिसेप्टर जिसको हम आर से करते हैं, ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है और इसमें जो इफेक्ट आता है दैट इज ई। ठीक है, ये डायरेक्ट फंक्शन होता है किसका? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। मतलब कि यदि ड्रग और रिसेप्टर दोनों बाइंड हो जाए तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक K1 और K2 काइनेटिक को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। या दोनों साइड साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि रिवर्सिबल है, डी आर कॉम्प्लेक्स टूट भी सकता है। ओके, तो दोनों डायरेक्शन में ये वर्क करता है। तो ये पहली इक्वेशन हुई जिसमें क्लार्क ने कहा कि ड्रग और रिसेप्टर दोनों बाइंड होते हैं, डी आर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इफेक्ट शो होता है, राइट। इसके बाद सब्सिक्वेंटली ये रियलाइज किया गया कि जो एगोनिस्ट होता है इसके अंदर अफिनिटी भी होनी चाहिए और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होनी चाहिए। मतलब पहले यदि इक्वेशन को देखा जाए तो ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है कि ड्रग रिसेप्टर आके बाइंड हुआ और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, बस इतना काफी है किसी भी इफेक्ट को देने के लिए। ठीक है, बट बाद में जैसे स्टडी हुई तो ये पाया गया कि केवल ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनना ही यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। ओके, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसमें स्टिमुलेशन भी चाहिए। ठीक है, उसको एक्टिवेट भी होना चाहिए, आगे किसी प्रोसेस को यहाँ पर रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डी आर है कॉम्प्लेक्स है, ये आगे क्या करता है? स्टिमुलेशन का काम करता है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करता है, यही आगे इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या देने वाली है? इफेक्ट देने वाली है। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म ऐड हो गया एस, दैट इज फॉर द स्टिमुलेशन।
तो डी और आर ड्रग और रिसेप्टर दोनों जब ऐड होते हैं K1 K2 काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट करता है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी शो करता है जिसके बेस पे इफेक्ट आता है। तो गाइज ये है रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी जिसमें क्लार्क ने दो इक्वेशन को यहाँ पे दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा आगे जो है और स्टडी हुआ रिसेप्टर के ऊपर और ड्रग के ऊपर कि किस तरह से जो ड्रग है वो रिसेप्टर पे वर्क करती है और किस तरह से इफेक्ट आता है। तो गैस इसके लिए आपको यहाँ डायग्राम देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थ्योरी है टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, है ना। यहाँ देखिए रेस्टिंग इक्विलिब्रियम, रेस्टिंग कंडीशन में जब होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेजेंट है, जिसमें कि आर ए मतलब रिसेप्टर एक्टिवेटेड और आई दैट इज द इनहिबिटरी रिसेप्टर, है ना। रिसेप्टर इनएक्टिवेट है, इनहिबिटेड है। तो एक्टिवेशन और इनहिबिशन दोनों ही इक्विलिब्रियम में ये प्रेजेंट होते हैं। जब इनके ऊपर कोई भी स्टिमुलस नहीं आता है, रेस्टिंग पे है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में इस कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको 1 से डिनोट किया है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हम एगोनिस्ट मतलब ए का यहाँ पे वर्क देख रहे हैं। तो एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें बाइंडिंग भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी देता है। ओके, तो यहाँ आप सेकंड इक्वेशन में देखेंगे कि आर ए और कैपिटल ए दैट इज द एगोनिस्ट और आर ए जो होता है रिसेप्टर है। तो एक्टिविटी रिसेप्टर के साथ जब ये ऐड होता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन है यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट थे, बट इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो कहाँ पर आ रहा होता है, इसके एगोनिस्ट साइड के ऊपर आ रहा होता है ना। एक्टिवेटेड रिसेप्टर आर ए पर आ रहा होता है। तभी यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये एरो का साइन है वो कहाँ पर है, इस साइड की तरफ है, एगोनिस्ट की साइड। ठीक है, आर आई पे जाके ये ऐड नहीं होता। थर्ड, थर्ड में ये क्या है आपका, एक एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट है मतलब ये कि एगोनिस्ट को यहाँ से हटाने वाला होगा डेफिनेटली। ये एंटागोनिस्ट जो होता है ये दोनों ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। ओके, यहाँ पर एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड दोनों ही रिसेप्टर पे बाइंड होता है। बट एंटागोनिस्ट है तो एंटागोनिस्ट का यहाँ पे एक्शन नहीं है, खुद का कोई एक्शन होता नहीं है, तो कोई रिस्पॉन्स यहाँ शो नहीं करेगा, दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पर आते हैं। फोर्थ नंबर है आपका पार्शियल एगोनिस्ट का। पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है ये दोनों ही रिसेप्टर पे बाइंड होता है, एक्टिवेटेड भी और इनएक्टिवेटेड भी। बट इसका जो मेजर रिस्पॉन्स आता है वो कहाँ आता है, एक्टिवेटेड साइट में आता है। बट पार्शियल एगोनिस्ट है इसलिए इसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो कैसा रहेगा, पार्शियल रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। राइट, फिफ्थ नंबर पर आते हैं। फिफ्थ नंबर में यहाँ इनवर्स एगोनिस्ट लिया गया है ना, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या है कि एगोनिस्ट तो है मतलब बाइंड तो होगा, बट इफेक्ट कैसा आ रहा है इसका, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है मतलब इसका ये बाइंड किस पर होने वाला होगा, आर आई के ऊपर, इनहिबिटिव रिसेप्टर के ऊपर जाके ये बाइंड होता है। और बिल्कुल जो एगोनिस्ट का इफेक्ट होता है उसके अपोजिट रिस्पॉन्स ये शो करता है। ठीक है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में रिस्पॉन्स देना है तो दूसरा कहाँ देगा, साउथ डायरेक्शन में देगा। तभी यहाँ पर आप देखिए कि जो ये हाईलाइटेड कंडीशन में आपको एरो दिख रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो किस साइड में है, यहाँ पर इनहिबिटरी की तरफ है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन इसको देना है। तो गैस ये यहाँ पे कुछ टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल गिवन है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले जो इक्वेशन है ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है जिसमें आर और आर आई दोनों ही बराबर कंडीशन में है। सेकेंड, आपको एगोनिस्ट का एक्टिविटी देखना है तो रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा एंटागोनिस्ट का देखना है जो दोनों बाइंड होता है पर रिस्पॉन्स नहीं आता। तीसरा पार्शियल एगोनिस्ट, ये भी दोनों बाइंड होता है पर एगोनिस्ट है तो एक्शन कहाँ आएगा, पार्शियल रिस्पॉन्स आएगा। और जो इनवर्स एगोनिस्ट है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं ये इसकी इनहिबिटरी साइड पे जाके बाइंड होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर का नेचर क्या होता है। तो रिसेप्टर जनरली मैंने जैसे पहले भी कहा मैक्रोमोलिक्यूल और किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। राइट, थ्रू न्यूक्लिक एसिड में ऑल्सो सर्व एज अ रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर भी हम पढ़ेंगे आगे। तो न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो एक रिसेप्टर की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर। अब रिसेप्टर को क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए कि किन किन बेसिस पे हम यहाँ पर रिसेप्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया का मीनिंग होता है कि लाइक हमारे पास कोई भी ड्रग है, उस ड्रग में पोटेंसी कैसी है, उसके रिलेटिव पोटेंसी को हम चेक करेंगे। ओके, अब पोटेंसी किसकी होगी, डेफिनेटली एगोनिस्ट होगा या फिर एंटागोनिस्ट होगा।
कि जो कि एंटागोनिस्ट जो कि एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक कर सके, राइट। इनमें कितना पोटेंशियल, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, जिसके बेस पे हम फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया को लेके चलते हैं। दूसरा हम बात करेंगे टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये रिसेप्टर जो है किस टिश्यू में प्रेजेंट है, किस सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, इसमें से जो बीटा 1 रिसेप्टर है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ट के अंदर। मतलब ये जो बीटा रिसेप्टर है इसका सब टाइप कौन सा हो गया, बीटा 1। और भी इसके सब टाइप होते हैं लाइक बीटा 2, बीटा 3। अलग अलग जगह पे अलग अलग टिश्यू पे ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको नॉमेनक्लेचर किया गया है एज अकॉर्डिंग टू द टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगेंड बाइंडिंग के ऊपर। लिगेंड बाइंडिंग में कि ऐसे कोई सब्सटेंस है या ऐसी कोई ड्रग है जिसको कि रेडियो लेबल किया हुआ है, जिसको हम लिगेंड कह रहे हैं, जो कि किसी सेलुलर फ्रेगमेंट से मिला रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और वहां पे जाके हो सकता है कि एगोनिस्ट हो सकता है कि एंटागोनिस्ट जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हो, राइट। तो ये लिगेंड बाइंडिंग हो गया। थर्ड है, नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर पाथवे। ट्रांसड्यूसर का मीनिंग होता है कि जो ड्रग है लाइक वो रिसेप्टर पे आके बाइंड तो हो गई, बट जैसा हमने कहा कि ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनना ही काफ़ी नहीं है, अंदर उसको इंट्रिंसिक एक्टिविटी देना बहुत ज़रूरी है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है वो इसी ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म या पाथवे को फॉलो करती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से पाथवे होते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, ठीक है। कि जो मस्कारिनिक या फिर एम कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है ये एक्ट करता है जीपीसीआरएस के थ्रू, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू ये वर्क करता है, जो कि एज अ ट्रांसड्यूसर पाथवे को हम यहाँ पर चेक करने वाले देखने वाले हैं। तो कॉमनली ये है ट्रांसड्यूसर पाथवे की कोई ड्रग है उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एम एगोनिस्ट ड्रग है जो कि एम रिसेप्टर पे आके ऊपर बाइंड होती है, कोलिनर्जिक ड्रग है। और ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है जैसे ही बाइंड होती है उसके बाद में इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है और साथ में यहाँ पर जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है इसे ट्रांसड्यूसर पाथवे को फॉलो करती है, ठीक है। जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। नाउ लास्ट है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। द रिसेप्टर प्रोटीन इज क्लोन्ड। अब रिसेप्टर का जो प्रोटीन है उसको क्लोन कर लिया गया एंड दिस अप्रोच हैज इन द रिसेंट ईयर रिजल्टेड इन अ फ्लड ऑफ रिसेप्टर सबटाइप एंड सेवरल आइसोफॉर्म। अब आपने क्या किया, यहाँ रिसेप्टर प्रोटीन को ही क्लोन कर लिया। रिसेप्टर प्रोटीन को क्लोन क्लोन करके बहुत सारे क्लोन्स बनाए, आपके पास बहुत सारे, ठीक है। और बना लिए हैं इसलिए क्या होगा, यहाँ पर रिसेप्टर की एक फ्लट आ गई है ना, मतलब एक रिसेप्टर से कई सारे सबटाइप्स आपने बनाए और कई सारे आइसोफॉर्म बनाए जो कि एक दूसरे के समान ही ये लगते हैं पर फंक्शन में अलग अलग होंगे, राइट। तो गाइज ये है कुछ बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेस पे कि रिसेप्टर को क्लासिफाई किया गया था। ओके गाइज, सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।